हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से चीज़ें सीख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अटेंशन मैकेनिज्म के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आगे की टॉपिक भी हमारे रिलेटेड रहते हैं, तो इसे समझना इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते बिना आपका टाइम खराब किए हुए। आई होप यहाँ पर आप आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं आज हमारा डे है 46 और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, सारी चीज़ें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप हम आ चुके हैं यहाँ पर स्क्रीन पे और यहाँ पर हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमें ये समझना कि अटेंशन मैकेनिज्म का अपना टॉपिक नाम डाल लेते हैं, लाइक अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, अटेंशन मैकेनिज्म। चलिए, अब ये थोड़ा सा छूट गया। चलिए, अब ये टॉपिक है, इसे समझने की पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, पहले ये जानेंगे कि वाई, ठीक है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, देन हाउ, कैसे वो सारी चीज़ें जो दिक्कतें हैं उसे हम सॉल्व करते हैं, एंड व्हाट इज़, ठीक है। थर्ड हम ये देखेंगे कि होता क्या हमारा अटेंशन मैकेनिज्म। ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, डन है क्या? चलिए, बट यहाँ पर अटेंशन मैकेनिज्म आए उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ और भी करना पड़ेगा। लाइक आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं, उससे यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। लाइक आई होप आप समझ गए होगे ये मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पर, आपको ये आइडिया लग गया होगा हल्का सा कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा है कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, अगर तो अब आपको तो बिल्कुल आइडिया होगा ये है हमारा इनकोडर एंड दिस इज आर डिकोडर। चलेगा? आप कहोगे हाँ चलेगा। इसका काम क्या है? आप कहोगे इसमें तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आप जो भी इनपुट यहाँ पर डालते हो इसको ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के फॉर्म में, एक तरीके से वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर कर लेता है समराइज करके, और इसके बेस पे यहाँ पर आउटपुट दे देता है। चलिए, तो ये सिंपल सा, आई होप आपको ये पता ही होगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल पता है, इसमें क्या ही है ऐसा टफ जैसा। हमने कहा ठीक है, चलिए तो हम आपको एक टास्क देते हैं, एक पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है ये आंसर कैसा देगा। तो आप मान लीजिए हमारी एक बुक है, ठीक है, इसमें बहुत सारी पेजेस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। अब इस बुक को मैं यहाँ पर एज ए इनपुट डाल दिया हमने, ठीक है, इस बुक को हमने एज ए इनपुट डाला और इसका हमें कॉन्टेक्स्ट वेक्टर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर इनकोडर डिकोडर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहोगे हाँ ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये इतनी बड़ी बुक को एक बार में ये प्रॉपर तरीके से समराइज कर पाएगा क्या? तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। क्या आंसर होगा इसका? यस या नो बताओ जल्दी से। नहीं कर पाएगा। आप सोच के देखो, क्या आप किसी बहुत हज़ार लाइन की बुक है, उसको एक बार में देख के आप सारी चीज़ों को समराइज़ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो हमारा मॉडल भी अगर इतना बड़ा चीज़ें आ रही हैं, एक 1000 बुक है, इसमें 1000 पेजेस हैं, ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो इसका जो समराइज़ेशन भी करके जो हम वेक्टर्स बनाते हैं ना, वो वेक्टर्स हमारे सही से बनेंगे नहीं। तो उसके बेस पे अगर हम कुछ भी यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उन वेक्टर के बेस पे जो भी हम यहाँ डिकोड करेंगे, वो उतना अच्छा नहीं होगा, उसका आंसर इतने अच्छे नहीं आएँगे। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं क्या? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस बुक की वजह से यहाँ लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज इसका इशू आ रहा है? आप कहोगे हाँ बोल सकते हो। लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज इशू आ रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हमारे पास पैराग्राफ या बुक ऐसा कुछ भी होता है, तब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर काम नहीं कर पाता, सही से नहीं बना पाता और ये फेल हो जाता है लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज की वजह से। तो आपको कुछ ध्यान आ रहा है क्या? आपको क्या ध्यान आ रहा है? चलो ध्यान दिलाते हैं कि और कहीं भी हमने देखा था लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज वाला इशू। आप कहोगे हाँ देखा था, कहाँ? आरएनएन में। आरएनएन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? एलएसटीएम, ठीक है, और क्या करा था? जीआरयू। इनका यूज़ करके हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करी थी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के पीछे माइंड क्या था? ध्यान कर पा रहे हो? हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से सोचते हैं। हम लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी के टर्म में सोचा और वही आर्किटेक्चर हमने बना दिया और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हम ये सोचें कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो शायद हम इसका आर्किटेक्चर बना पाएँ? ओके, चलो करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर से, ठीक है, एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर आपको बस बताना है। कि ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये है और यहाँ पर जो बुक है इसके अंदर कुछ लाइन्स लिखी हैं, लेट्स सपोज ये, और हमने आपसे पूछा कि लाइन नंबर 3 का आपको मतलब बनाना है। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, 1000 बुक हैं, आपको सिर्फ लाइन नंबर 3 का मतलब बताना। आप क्या करोगे? जो एक ह्यूमन करता है क्या करेगा? आप लाइन नंबर 2 पढ़ने की कोशिश करोगे, लाइन नंबर 4 पढ़ने की कोशिश करोगे और उसके बेस पे लाइन नंबर 3 का आंसर देने की कोशिश करोगे, ठीक है। या आप ऐसा करोगे कि पूरी बुक को आप पढ़ लेना, क्या आप पूरी बुक पढ़ने जाओगे और उसके बाद में हमें लाइन नंबर 3 का मतलब बताओगे? आई बिलीव अगर आपका थोड़ा भी
यहाँ पर कॉमन सेंस काम कर रहा है तो आपको पता है कि ये वाला आंसर सही है। आस-पास वाले वाले देखो और उनके बेस पे हमें आंसर बता दो। ना कि आप पूरी बुक यहाँ पर पढ़ने जाओगे। तो बस यही आपका सॉल्यूशन मिल गया। मतलब कुछ देख पा रहे हैं आप? नहीं देख पा रहे हैं, चलिए। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा, आप दिमाग लगाइए थोड़ा-सा कि क्या यहाँ पर सॉल्यूशन हम कहना क्या चाह रहे थे यहाँ पर, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं। लेट्स सपोज़ फिर से हमने क्या करा, यहाँ पर एक डिक्शनरी है हमारी, ठीक है? इस डिक्शनरी के अंदर मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए, बी, सी, डी करके, ए, बी, सी, डी करके सारे हैं मान लीजिए। अब मैंने आपको एक वर्ड दे दिया लाइक जेड, पी, एल, सी। इस वर्ड का मैंने कहा आपको इसका मीनिंग बता के ढूँढ करके इस डिक्शनरी से दो, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आपका अप्रोच क्या रहेगा? एक प्रॉपर ह्यूमन की तरह आप क्या करोगे? इसमें जेड जहाँ अल्फ़ाबेट होगा वहाँ से ढूँढना शुरू करोगे, देन उसके बाद जेड और पी वाले में ढूँढना शुरू करोगे, देन आप जेड, पी और एल वाले में ढूँढना शुरू करोगे, देन आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। आप कहोगे हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आप ऐसा करोगे कि आप शुरू से लेके यहाँ शुरू कर दिया आपने डिक्शनरी को एक-एक लाइन से ढूँढना फर्स्ट पेज से और सारी डिक्शनरी को ढूँढ लिया, फिर आपको ये वर्ड मिला। कौन-सा अप्रोच आप करोगे? तो आई बिलीव अगर आपका फिर से कॉमन सेंस काम कर रहा है तो आप ये वाला आंसर शुरू करो सोचोगे। तो क्या यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है? आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं क्या? आप कहेंगे नहीं दिख रहा। चलिए आइए भई आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि अगर हम पूरे चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे मतलब पूरी बुक को पढ़ेंगे उसके बाद अगर हम आंसर देते तो हम क्या बोले जाएँगे बेवकूफ़। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो चीज़ें हैं वो उसके आस-पास वैल्यू ढूँढ के अगर आप आंसर निकाल सकते हो, तो हमने क्या किया था यहाँ पर नियर बाय वैल्यू पे गए मतलब लाइन नंबर 3 का मतलब पता करना था, तो लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 पे गए और उसके बेस पे हमने आंसर निकाल दिया, जो कि हमारा इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, कम टाइम में रहेगा, कम हम अपने एनर्जी खर्च करके आंसर दे सकते हैं। आप कहोगे ये बात तो सही है। तो हमने क्या किया यहाँ पर दिमाग का लगाया कि हम आस-पास वाले या नियर वाली वैल्यूज़ के ऊपर गए और उन वैल्यूज़ पे ऊपर हमने यहाँ पर अटेंशन किया या फ़ोकस किया, उसके बेस पे हमने अपना आंसर निकाल लिया। सेम यहाँ पर फिर हमने क्या किया, जहाँ पर ये वैल्यू है ज़ेड-पी उसके नियर वैल्यूज़ को हम जाने की कोशिश की, उस नियर वाली वैल्यूज़ के ऊपर जाने की, नियर वाली, उसके बेस पे हमने अपना आंसर निकाल लिया, ना कि हमने एक तरफ से शुरुआत की और पूरा लास्ट तक करते गए। आई होप कि आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई, तो ओवरऑल अगर हम इसे समराइज़ करने की कोशिश करें, आपको एक लाइन में बताएँ तो हमने किया-क्या कि यहाँ पर जो हमारी लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज़ आ रही है इनकोडर, डिकोडर के अंदर क्योंकि वो वाला हमारा आर्किटेक्चर अलग था। ये वाले आर्किटेक्चर कौन से हैं? सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। अगर सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल के अंदर लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज़ आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमने अपनी रियल लाइफ में किया, क्या किया? हमें एक काम करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? फ़ोकस, फ़ोकस करना चाहिए। फ़ोकस का मतलब और बहुत बोल देते हैं, अटेंशन देना चाहिए। किस पे? उसके नियर बाय वैल्यूज़ पे, ठीक है? नियर बाय वैल्यूज़ पे कि कहाँ से ये आंसर इसका नियर बाय हमें पहुँचना चाहिए और उसके ऊपर हमें वहाँ पर फ़ोकस देना चाहिए और उसके बेस पे हमें उस छोटी-सी वैल्यू के ऊपर कॉन्टेक्स्ट वेक्टर अगर हम बनाएँगे, उसके बेस पे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाएँगे, फिर जो आंसर देंगे, तो वो हमारा एक्यूरेट होगा ज़्यादा। आप कहोगे ये बात बिल्कुल सही है, ये हमें समझ में आ गया कि हम पूरी चीज़ को कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को एक बार में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आंसर अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम ढूँढने की कोशिश करेंगे वहाँ पर कि कौन-सी चीज़ें इससे ज़्यादा रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर चीज़ किस पे ज़्यादा रिलेटेड है उसके पास जाने की कोशिश करेंगे और उसको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप इसका आर्किटेक्चर में इस चीज़ को जो हमने लिखा है कन्वर्ट करोगे, 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप कहोगे क्या? चलो बता देते हैं। तो पहला पहला तो हमें ये देना है कि कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मतलब हमें थोड़ी-थोड़ी देर के कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाने पड़ेंगे। मतलब एक हमारा फुल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होता है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे मिडल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जैसा कुछ बनाना पड़ेगा कि हर पर्टिकुलर एरिया के बाद हमें एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मिल जाए। फोकस कैसे करेंगे? अब फोकस का मतलब क्या? अटेंशन। अटेंशन हम किसे देंगे, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चीज़ को कितना अटेंशन देना है। ये 2 चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी। आप कहोगे ठीक है, ये 2 चीज़ें करनी है। हम कहेंगे चलिए। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब आपको हम बताते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा और क्या-क्या चीज़ें हमें वहाँ पर करनी पड़ेंगी। यही 2 चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर ढूँढना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, ठीक है? उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के अंदर कैसे पता चलेगा वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर हमारा सही है, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे अभी बताने वाले हैं। डन है? चलो। अब इसको बस मॉडल के फॉर्म में, आर्किटेक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि भैया हम अटेंशन दे पाएँ कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे और उस अटेंशन को देने के लिए हम अपना एक नया कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाएँ। कैसे बनाएँगे वो सारी चीज़ें समझते हैं। चलिए, चलिए ये हटा दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पर आपके लिए बनाते हैं 2 इनकोडर, डिकोडर। पहला और
बन जाओ भाई। दूसरा, ठीक है, पहला है दूसरा आपका को ठीक है। क्या इसको भी सही कर सकते, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब हम क्या करने वाले, ये हमारा इनकोडर है, ये हमारा डिकोडर है। आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वेक्टर कहाँ है, तो अभी के लिए हमने मान लिया कुछ इस तरीके से, इधर से निकला, ये इधर गया और यहाँ से जाके इधर आ गया। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ठीक है, बस हमने यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दिया। आप कहेंगे ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इनकोडर डिकोडर के अंदर क्या होता है, कुछ मल्टीपल हमारे एलएसटीएम होते, तो चलो उनको भी बना लेते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और चौथा हमारा ये बन गया। आप कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ होता नहीं बड़ा छोटा, वो हम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये इश्यूज आ रहे हैं, उसको आप आराम से इग्नोर करिएगा, ठीक है। बड़ा छोटा बन गया, ये हमारा मल्टीपल आंसर्स हैं। अब इसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, अगर हम आपको यहाँ पर बताएं तो आप कहेंगे ठीक है, ये हाँ हमारा एक सेकेंड, यहाँ से आता है इनपुट, ये इनपुट आता है, और यहाँ पर हमारा आउटपुट आता है, ये इनपुट होता है, ये इनपुट आउटपुट, ये डन। आपको क्या चले, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम ही होता है क्या, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, बस आपको बना लेना पूरा एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे, और उसके बाद में हम इसे बनाते हैं। चले, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ये बन गया, अब इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैसे आपस में कनेक्ट करा दिया, लेट्स सपोज ये एंड ये, तो बढ़िया रहेगा, इससे कर देते ये इधर देन इधर देन इधर देन इधर देन इधर, और यही तो हमारी हिडन वेक्टर है, और इसी को तुम कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बोलते हैं, जिसमें हमने सारी चीज़ों को वेक्टर के फॉर्म में स्टोर करा के रख लिया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब इधर आते हैं, इसको भी कनेक्ट करा देते हैं, लाइक ये एंड ये। आप कहोगे चलोगे, अब इनकी नेमिंग करें क्या, चलो कर लेते हैं। इसका नेम क्या होगा, यहाँ से जो हमारा इनपुट जाता है, तो इनपुट भी एक ले लेते हैं एज एग्जाम्पल, जंप ऑन द टेबल। हमने यहाँ पर एक वर्ड ले लिया है जंप, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जंप ऑन द टेबल, ठीक है। ये हमारा इनकोडर है, तो क्या होगा, इसका हिडन वेक्टर निकलेगा, एक क्या हो जाएगा इधर जीरो, और ये जीरो हमारा जीरो नहीं, यहाँ वन आएगा, क्योंकि जीरो यहाँ से शुरू होगा, फिर ये वन इधर भी चला जाएगा, H2 H3 एंड H4, यहाँ पर भी सेम है, H2 H3 एंड H4। आप कहोगे ठीक है, ये सब तो पता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यार सपोज y1, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4। आप कहोगे ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आएगा हमारा। अगर हम इसको निकाल के देते तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टार्ट, तो यहाँ से चीज़ें होंगी स्टार्ट, ये फर्स्ट वाला। अब इसके बेस पे जो फर्स्ट आंसर है, अभी के लिए मान लेते कि हमारा आंसर सही आ रहा है, तो जंप हमने क्या कर दिया, जंप ऑन द टेबल का हिंदी क्या हो जाएगा, टेबल, ठीक है। टेबल इधर आएगी हमारे, टेबल सपोज ये टेबल हमने टी लिख दिया सिर्फ, पर गया, पर को जो यहाँ अंडर डालेंगे तब कूदो आ जाएगा, टेबल पर कूदो। अब इसके बाद यहाँ पर आके हमारा क्या मिल जाएगा, ये एंड, ठीक है, ये हमें पता चल गया, यहाँ से हम एंड कर रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है, चलिए पूरा बन गया क्या, हम कह रहे हैं हाँ भैया ये पूरा हमारा बन गया। तो यहाँ पर क्या खास बात हुई, कुछ नहीं, अभी अब बताने वाले हैं खास बात क्या है। तो आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कि अब अगर मैं ये मान रहा हूँ कि ये पर है, अभी के लिए मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मान रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल सही है, पर है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे। चलो मैं यहाँ पर बोला कि ये पर वाला जो वर्ड है हमारा, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो आपका आंसर आएगा दो चीज़ों पे। इन दो चीज़ों पे, लेट मी जस्ट राइट दिस, लाइक इसका भी वैल्यू डाल देते हैं, S0 S1 S2 S3 एंड S4, ये क्या हमारा हिडन लेयर है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये हिडन लेयर हमारी S1, ठीक है। ये आंसर लाने के लिए मैं क्या, इधर से कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आया जो वो, और इधर से जो आउटपुट गया, इनपुट गया वो, मतलब S1 और Y1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट S1, थोड़ा सा टाइम, ठीक है, मैं दोबारा लिख लूँ ताकि आपके लिए, S1 एंड Y1 इन दोनों पे डिपेंडेंट है। अब ये S1 क्या होता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है। तो हमने यहाँ पर कोशिश क्या किया था, हमने क्या करा था कि हम पूरा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एक बार में ना बना के हम ये पता कर लें कि अगर हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बनाएं, लाइक ये हमारा टाइम 1 है, ये टाइम 2 है, ये टाइम 3 है, तो टाइम 4 है, इसके बेस पे अगर हम कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाएं, ये तो हमारा टोटल है ना, तो हम पूरा टोटल का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर ना बना के हम टाइम के हिसाब से बना लें, तो क्या हमारा काम आ जाएगा। अब चलो इसका नाम रख दिया हमने CI, और I का मतलब है टाइम पीरियड, तो अगर आप C1 के लिए बना रहे तो C1 हो जाएगा,
टाइम पीरियड 2 के लिए बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू CT हो जाएगी। ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो उसको हमने नाम दे दिया है CI। आप कहोगे ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर हम इस लेवल पे बना लें। तो पहला क्या किया हमने कि ये पूरा टोटल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर पे डिपेंड कर रहा था, तो हमने छोटे-छोटे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना लिए। अब कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनते कैसे हैं? पता है क्या आपको? आप कहेंगे बिल्कुल पता है। क्या है कि अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये टोटल बना, ये सब कैसा है? इस हिडन लेयर की वजह से बना। तो अगर मैं कहूँगा इस जगह पे कैसा होगा ये? तो आप कहोगे भैया इस पे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा S3 पे। और यहाँ का कहूँगा तो आप कहेंगे इन दोनों का मिक्स होकर ये बना होगा। यहाँ पर कहूँगा तो आप कहेंगे S0 और इसके बेस पे ये बना होगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा बनता है अलग-अलग टाइम पीरियड पे, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये हमारा डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर, कि अभी तक तो ये इस पे कर रहा था, सॉरी, आउटपुट हमारा डिपेंड करेगा इसके ऊपर और कॉन्टेक्स्ट वेक्टर पे, और कॉन्टेक्स्ट वेक्टर डिपेंड करता है हिडन लेयर्स पे, कि किस लेयर पे आप बनाना चाहते हो। लेट्स सपोज अगर आप मानते हो कि इस वर्ड का बनाना है, तो ये इसके लिए कितनी हिडन लेयर हैं? 4। इन्हीं को मिलके तो बना होगा ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, इन्हीं से मिलके बना। तो अगर हमें इस टाइम पीरियड के लिए कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाना है तो कैसे बनेगा? इन सारे हिडन लेयर्स के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं इसका रिलेशन एक हिडन लेयर्स के साथ। तो कैसे बनेगा? लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर लिखा है कि ये S1 था ना हमारा यहाँ पर की वैल्यू, ये S1 है। आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये किन 4 हिडन लेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओके, इधर देख लो, मैं लिख रहा हूँ किस पे? हिडन लेयर 1 पे। ये किसकी हिडन लेयर है? इनकोडर, ठीक है, इसकी नहीं, इनकोडर की। S2, S3 एंड H4। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये 4 हिडन लेयर हैं, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 4 में से किसी एक पे नहीं करें, नहीं, क्योंकि ये सारा मिलता है किसके बन के? इन चारों को मिलकर ही तो बनता है। तो मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं इन चारों पे ये डिपेंड करता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये बात आपने सही की। तो चलिए इसे लिख देते हैं कि ये चारों पे डिपेंड करता है। अब अब सेकंड चीज़ आ रही है। तो हमने ये वाला तो कर लिया, पहला वाला काम, कि हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, छोटे लेवल पे हम इसे पहुँच गए। हमने कहा ठीक है, अब हमें देना है कि अटेंशन किसको देना है, जो हमने यहाँ पर बात की है ना, एक और अटेंशन देना पड़ेगा, अटेंशन वेट हमें बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएँगे वो समझते हैं अब। चलिए, तो ये निकालने की कोशिश हम करते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर। क्या समझना है? चलो वो भी समझा दें क्या? हाँ, अब हम एक काम करें क्या यहाँ पर, ये C1 है। तो हमें ये देखना कि ये या तो ये वाला हिडन लेयर इंपॉर्टेंट होगा इस आंसर के लिए। लेट्स सपोज हम मान रहे हैं अभी के लिए कि पर का हमें पता करना, पर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। या तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला। इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चारों में से कोई भी हो सकता है, तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट को स्टोर कराने के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया। इस वेरिएबल का नाम रख दिया हमने अल्फा। क्या नाम रख दिया? अल्फा। अब इस अल्फा का नाम दे देते हैं कि ये कहाँ से कनेक्ट है, इसका नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। क्या है? ये बताएगा कि कौन सा हिडन लेयर हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा का काम क्या होता है? लेट्स सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट हिडन लेयर। कौन सी हिडन लेयर हमारे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इस आंसर को जनरेट करने के लिए? हम बोलेंगे पर को जनरेट करने के लिए इनमें से कौन सी हिडन लेयर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो उसे बताने के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया अल्फा, इसको बोलते हैं अटेंशन वेट। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? अपना कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाने के लिए। चलिए अब इसका नेमिंग कैसे होगा? तो ये हमने कहाँ से बनाया, किस टाइम पीरियड पे बनाया? यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम बना रहे किसके लिए? देखना आप, यहाँ से हम बना रहे, ठीक है, यहाँ से इसके बीच में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? टाइम नंबर 2 से। किस हिडन लेयर के लिए जा रहा है? 1। तो उसका नाम हम ऐसे रख सकते हैं क्या कि शुरुआत हुई 2 से, कहाँ पे जा रहा है? हिडन लेयर नंबर 1। फिर ये तो सेम ही रहेगा सबके लिए 2, ठीक है। और कहाँ जा रहा है ये? 2 में। तो मतलब इसकी वाले हम बात कर रहे हैं। फिर ये वाला कहाँ? इधर आएगा। अगर हम इसका ये वाला बना रहे, थर्ड वाला हमारा ये। सॉरी गैस, थोड़ा गले में खराश आ गया बोलते बोलते, कोई बात नहीं। फिर इसके लिए हम क्या कर देंगे? ये थर्ड वाला हमारा कैसे बनेगा? अल्फा 2 से 3 तक, अल्फा 3 से, सॉरी 2 से 4 तक। आपको हाँ ठीक है। तो ये क्या है, मैं बता रहे कि कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपको क्या पता है यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे नहीं। चलिए, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें और तुम्हारा ये बन जाएगा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इस जगह का। आप कहेंगे चलो बना के दिखाओ। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अल्फ C1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं डाली। अभी हम अगर डालेंगे यहाँ पर तो हम टाइम पीरियड 2 के लिए बनाएंगे ये, ठीक है। तो हम बना देते लाइक 2। तो 2 के लिए अगर हम बनाते हैं इसे, तो कैसे बन जाएगा? अल्फा 2 से 1 तक जा रहा है और इसके लिए हिडन लेयर ये। इसी तरीके से अल्फा 2 से 2 के लिए, मतलब ये देखें आप, इसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करा के दिख दिया H2। फिर हमने किया अल्फा 2 से यहाँ पर 3 के लिए, इसके लिए हिडन लेयर हमारी 3, और
फिर प्लस कर लिया, फिर अल्फा 2 से 4 के लिए हिडन लेयर नंबर 4। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर का। किस लेवल पे, टोटल का नहीं है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाते हैं तो उसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया। आप कहेंगे ठीक है, बढ़िया बात है, बहुत बड़ा काम हो गया। कहेंगे ठीक है, तो ये तो हमारे एक पर्टिकुलर टू के लिए बना। तो अगर हम कहते हैं ठीक है ये हमारा बन गया है कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एक पर्टिकुलर किसी भी टाइम पीरियड के लिए, हम नहीं चाहते थे कि हम सबका निकालें, हमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसके हिसाब से हम उस टाइम पीरियड के लिए कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकालेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा ये किस पे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पूरी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, कुछ छोटा सा पार्ट हमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब नियर बाई एरिया पे हम जाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर पूरे कॉन्टेक्स्ट को ना रख करके एक छोटा सा टाइम पीरियड नंबर 2 के लिए कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकालने की कोशिश की। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। आप कहोगे बहुत बढ़िया, तो ये तो 2 के लिए है, तो हमें सबके लिए निकालना, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सी आई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक आई का हमारी वैल्यू हो जाएगी आई से 1 से लेके n तक। अब अल्फा की वैल्यू एक तो आई और एक जे, मतलब 2 से कहाँ तक, ये होता है कहाँ से ये कहाँ तक, मतलब टाइम पीरियड 2 के लिए। अब हिडन लेयर की बात कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर लिखते हैं। आप कहेंगे ठीक है आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हो गया आई से जे, और जे के बाद यहाँ पर हमें हिडन लेयर मल्टीप्लाई करा देनी होती एच आई, मतलब हिडन लेयर अगर आप देखोगे तो सेम ही रहता है। 1 यहाँ पर 2 है तो हिडन लेयर भी 2, यहाँ 3 है तो ये भी 3, ये है तो ये भी 3। तो ये बन गया हमारा जनरलाइज एक टाइम कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। क्या बन गया ये, जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। जिस भी टाइम पीरियड पे आपको निकालना है, लाइक आपको टाइम नंबर 3 पे निकालना है तो 3 का निकाल लो, टाइम पीरियड 4 का निकालना 4 का निकाल लो। तो अब हमने कुछ एरिया तक तो हम शॉर्ट चले गए ना, अभी तक हमारे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट होता था। अब हम क्या करा, कुछ एरिया तक हमने अपना रिड्यूस कर दी, पूरे की जगह ना जाके हमने क्या कहा कि ये किस पे डिपेंड करेगा, मान लेते हैं अभी के लिए टाइम नंबर 2 पे डिपेंड कर रहा, तो उसके लिए क्या कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होगा ये, और इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के बेस पे अपना आंसर दे देंगे। ने कहा सही है, इतना तो समझ में आया, बट ये तो बताओ कि कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये कौन बताएगा, हु विल टेल। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश बात कर लेते, हु विल टेल। ठीक है, हु विल टेल क्या, कि विच कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, ये C1 वाला इंपॉर्टेंट है, C2 वाला, 3 वाला, 4 वाला या C100 वाला, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा। तुमने आपको थोड़ा सा बताया था अल्फा ये होता है अटेंशन वेट, और ये हमें बता देता है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये अटेंशन वेट कहाँ से आएगा, इसे कैसे, इसे कौन बताएगा कि भैया तुम वाले इंपॉर्टेंट हो, या यहाँ पर वैल्यू कैसे डिसाइड होंगी, तो बस वही आपको बता देते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं ठीक है, अब ये पता करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, अभी हम एक काम करते हैं, देखिए सुनिए सुनिए। अब हम इस डिपेंडेंसीज की बात करें, जो पर वाला वैल्यू था पर, अब ये हमारे किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो S1 पे, और एक Y1 पे, और एक C, हमने क्या बोला, लाइक C2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये वाला फॉर्मूला लिखा था, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप कहेंगे हाँ, देखिए हमने यहाँ पर लिखा था S1 और Y1। S1 का मतलब यहाँ पर क्या है, ये अगर आप निकालना चाहते हो पर, तो ये पर किसके ऊपर डिपेंड है, कि इसके पहले वाला जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है और इसके लिए जो आउटपुट है, इन दोनों पे। और यहाँ पर एक तीसरी चीज़ और आ गई है क्या, कि छोटा सा मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाला जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है उसका नाम ने रख दिया है सी ऑफ आई। ठीक है, उस टाइम पीरियड वाला वेक्टर है। इन 3 चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है। आप कहोगे ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो भी होगा वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं डिसाइड करने के लिए हमारे पास ये है अटेंशन वेट, और ये अटेंशन वेट कैलकुलेट कैसे होता है ये आपको बताना है। तो बस यही आपको हम बताने की कोशिश करने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान से सुनना है। चलिए तो बताते हैं आपको। देखिए ये जो हमारा वैल्यू था ना, यहाँ पर हमने देख लिया कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के लिए हम निकाल सकते हैं सब, हर टाइम पे के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि अब हमें कोई फंक्शन चाहिए होगा ना, जो कि हमें ये बताए कि ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अल्फा, और उसी जो अल्फा इंपॉर्टेंट होगा उसी का टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चलेगा ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पे, उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के बेस पे आप अपना आंसर दोगे। आप कहोगे हाँ, तो सबसे पहले हमें ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा, ये पता चल गया तो हमें आंसर अच्छे आने लग जाएंगे। आप कहोगे हाँ ठीक है। अब ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर हम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं हम, एक न्यूरल नेटवर्क। क्योंकि हम तो नहीं बता सकते ना कौन सी ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये पता कैसे चलेगा, मॉडल ट्रेनिंग हो, अपने आप ये पता करे कि भैया ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला नहीं। अब अपने आप ट्रेनिंग करने के लिए हमें क्या होना चाहिए यहाँ पर, कि वेट एंड बायस हो, ठीक है, जो कि अपने आप ट्रेन हो,
ट्रेन और वो बता करके दें कि कौन सी चीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करा सकते हैं? ये सारी चीज़ें कराने के लिए तो हम न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करेंगे। आप कहोगे हाँ, ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है, इस डायग्राम में अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख जाएगी क्या? मैं एक नया कलर लेता हूँ जिसके बेस पे ये, ठीक है? हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज़ हमारा ये कनेक्शन हो रहा था, ये, ठीक है? अब हम यहाँ पर जो बना रहे हैं, लाइक किससे बनाएँ? यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक न्यूरल नेटवर्क लगा दिया, लाइक ये एक न्यूरल नेटवर्क लगा दिया जिसमें वेट एंड बायस हैं। अब इस पैरामीटर के लिए जो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना रहे हैं ना, ये कैसे कनेक्ट होगा? इसके साथ और इधर, ये वाला इसके साथ इधर आएगा और इसके साथ भी इसे कनेक्ट होना होता है तो इधर आएगा, इसके साथ भी होना होता है तो इधर। बट बीच में क्या लग गया यहाँ पर हमारा न्यूरल नेटवर्क। अब ये क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, अभी भी हमने मान लिया कि पर के लिए मान लेते हैं ये वाला हमारा इस टाइम पे पर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, और इसलिए हमने मान लिया था कि C2 हमें निकालना। बट वैसे हमें रियल लाइफ में कैसे पता चलेगा, मॉडल को कैसे पता चलेगा कि किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं पता चलेगा ना। तो उसके लिए वो क्या करेगा, यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करेगी, मॉडल ट्रेनिंग होगी। अब मॉडल ट्रेनिंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ANN का हम यूज़ कर देंगे। अब ANN का यूज़ करके ये यहाँ पर अपने आप वेट और वाइस इंपॉर्टेंट सजेस्ट कर लेगा कि इस इंपॉर्टेंट के लिए या इस आंसर के लिए कौन से यहाँ पर पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट थे। अब इसे पता चल जाएगा विच अल्फा इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ब। ठीक है, ये आंसर आपने पूछा कि पर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसे पता चल जाएगा ये वाला अटेंशन वेट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये वेट पता चल गया तो उसे क्या पता चल जाएगा, उस जगह का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकालेगा। अब उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के बेस पे वो आंसर आपका निकाल करके दे देगा, तो आपका आंसर अच्छा आने की कोशिश बढ़ जाएगी या चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हमने बोल दिया है अटेंशन मैकेनिज्म। क्या ओवरऑल हो क्या रहा था, एक बार हल्का सा समराइज करके देते हैं आपको। अटेंशन मैकेनिज्म क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग कराई। हम यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क डाल रहे हैं बीच में, ठीक है। एक न्यूरल नेटवर्क डाल के हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, अल्फा, जो कि हमारा होता है अटेंशन वेट। अब ये अटेंशन वेट हमें बताता है कि कौन सा वेट यहाँ पर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अटेंशन वेट क्यों कह रहा है, क्योंकि ये हमारा एक पैरामीटर है जो कि ट्रेन हो जाएगा, जिसको पता होगा कि कौन सी चीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम निकालेंगे अपना कॉन्टेक्स्ट वेक्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर। हम पूरे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर नहीं चाहिए हमें ना, कि 1000 लाइन है, 1000 लाइन का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एक बनेगा और पर्टिकुलर उस छोटे से टाइम पीरियड के लिए एक अलग बनेगा उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए। आप कहोगे हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इसका यूज़ करके बना लेंगे अल्फ़ा का। अब अल्फ़ा का यूज़ करके आपने कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाया, उससे आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जो आंसर आएगा बिल्कुल एकदम सुकून भरा आंसर मिलेगा। बस सपोज, ठीक है। चलिए, अब आपको जो हमने स्टोरी बताई थी कि अगर आपसे मैंने कहा है कि ये लाइन है नंबर, ये लाइन नंबर बहुत सारी हैं, लाइन नंबर 3, ठीक है, इसका मतलब बताओ। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कि लाइन नंबर 3 का मीनिंग बताओ, इसका आंसर चाहिए। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, जब भी हमारा मॉडल ट्रेन हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क ये सारी चीज़ें ट्रेन हुई होंगी, तो 3 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट वेट है इसे यहाँ पर पता। अब इस वेट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, तुरंत उसका कॉन्टेक्स्ट वेक्टर भी होगा हमारे पास, तो उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में जाएंगे, उसका जो भी हमारा यहाँ पर जैसे हमने पूछा 3, तो उसके बेस पे ये हमारा आंसर निकाल के दे देगा। अब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर चेक कर रहे हैं क्या, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जा रहा है, उसके बेस पे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर चेक कर रहा है और उसके बेस पे आंसर निकाल ले रहे हैं। तो हमें कुछ करना पड़ा नहीं, ये मॉडल जब ट्रेन हो रहा होगा ना, तो अपने आप यहाँ पर वेट इंपॉर्टेंट वो सब ट्रेन हो जाएंगे। अब आपको पहुंचना, कहीं भी पहुंचना है, आप आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, जो भी आप क्वेरी पूछोगे 3 का, तो 3 के लिए वो क्या करेगा, इसके आसपास वाले वेट देखेगा कौन इंपॉर्टेंट, उसके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकालेगा, उसके बेस पे आंसर दे देगा, सिंपल। तो अभी जो इशूज थे, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्या इशू था, किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकला है। अब ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स लग रहे हैं, आई थिंक कि आपको दे देने चाहिए बट अगर आप चाहिए तो बता दीजिएगा, हम आपको ये नोट्स भी दे देंगे। डन है क्या, आप कहेंगे बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया क्या, एकदम अलग तरीके से आपको अटेंशन मैकेनिज्म पढ़ने को मिला और हम अटेंशन देके अपने आंसर को निकाल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अटेंशन मैकेनिज्म। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई गई होंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए